अब आप मुझे ये बता दो कि कई बार मैंने बोला है पहले रेडियो वेव आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, इंफ्रारेड, ठीक है, उसके बाद कौन सा VIBGYOR ये आता है अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद कौन सा एक्सरे, फिर गामा रे, ऐसा है। ये मुझे ये बता दो ये सारे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसमें से कोई सा वेव आप उठा लो, सब में फोटोन होगा। ये मैं नहीं कहा था, ये चीज मैंने नहीं बोला है। किसने बोला? क्वांटम साहब ने बोला। कुछ आई बात समझ में या नहीं आई? यस सर। तो क्वेश्चन बन गया था मेरे से, वो तो समझ गया। मैं कुछ कंसेप्ट था क्या, रेडियो में भी फोटोन तो होते हैं रेडियो वेव ये नहीं है क्या? ये क्या है? आपको मैंने बोला ना कि आप मोबाइल का कम्युनिकेशन करते हो, या ऑप्टिकल फाइबर चलाते हो, या माइक्रोवेव का यूज करते हो, ये सारे क्या हैं? सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया ना, उसमें फोटोन होगा। मैंने बोला नहीं है क्या? यस सर। ये ध्यान सर ये रखिएगा। कंसेप्ट वही था कि मतलब वो सनलाइट जो भी चीज में मतलब लाइट हम देख सकते हैं उससे फोटोन निकलते हैं। ये गलत बात, ये गलत बात, ये गलत बात। मैंने लाइट नहीं बोला है, मैंने रेडिएशन बोला है, गलत बात। मैंने लाइट नहीं बोला होगा, मैंने बोला देखो ये लाइट देखो। अच्छा एक एक सुन मेरी बात, कल को मुझे अल्ट्रा वायलेट दिखने लगे, मैं इसको लाइट बोलूंगा। दिखने नहीं लगे, दिखने नहीं, लाइट तो दिखता ही नहीं है। मैं ये बोला अल्ट्रा वायलेट के थ्रू हम किसी चीज को देख सकें, यस सर, देख सकें, इसको भी मैं लाइट बोलूंगा। कल को मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक्सरे के थ्रू कोई चीज देखने लगूं, मान ले जैसे ये क्या, मैंने बल्ब जलाया, मुझे हर एक चीज विजुअल होने लगा, तो ये विजुअल लाइट इसको बोल देते हैं। कल को मैंने एक्सरे भाई जला दिया और सब कुछ दिखने लगे, तो मैं इसको भी क्या कहता है, लाइट कहता। तो ये चीज इसके थ्रू क्या होता है, हमें विजुअलाइजेशन होता है, इसलिए इसको हम विजुअल बोलते हैं। यस सर। ये भी अपने आप में ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है भाई, वेव्स। मैं लाइट की बात नहीं कर रहा। अच्छा अल्ट्रावायलेट को हम नहीं देख सकते हैं भाई, कुछ लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट है, भाई लाइट नहीं है, ये एक्चुअल में रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आई बात समझ में? भी जल्दी बोलो। यस सर, बस यही कंसेप्चुअल डाउट था। हाँ तो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, बोलिए। यस सर, यस सर। चलिए तो हम लोग एटम्स पे दौड़े, बोलो। यस सर। चलो भाई, तो सभी लोग नया एकदम पेज निकाल लो साफ जल्दी से, और हेडिंग डाल दो एटॉमिक फिजिक्स जल्दी से। और देखो इसमें टाइम मैं ज्यादा पास नहीं करवाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं ज्यादा इसमें टाइम बिल्कुल नहीं पास करवाने वाला हूं। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं हर एकदम जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। अब आप समझो ध्यान से, पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, एटम्स की हम बात करें तो आपको मैंने शुरू में ही बोला होगा मैंने कि सबसे जो पहला एटॉमिक मॉडल है वो कौन है, बोलो, याद है या भूल गया? सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद थॉमसन के बाद कौन, उसी वही था, थॉमसन मॉडल का ही नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। यस सर। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि एक आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसको अपने को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना, थोड़ा सा डिटेल से, ज्यादा ऐसे में कुछ रिजल्ट अपने को मिलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद अपना अगला आता था बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो हमें डिटेल से पढ़ना था, ये मैंने आपको बोला भी था, ये ध्यान रखिए। बाकी इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली देखिए, मैं पहले बता रहा हूं, इस चैप्टर में जो आप एटम्स का स्टडी कर रहे हो वो नॉर्मली आप समझो हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे कर रहे हो। कौन से बेसिस पे, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल, हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आपको परेशानी नहीं होगा, ओके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पर एटम्स का स्टडी करना है, तो भाई कुछ एटॉमिक मॉडल्स वगैरह होंगे, ये सब आप जान रहे हो, ठीक है। अब आप ये समझो ध्यान से, तो नॉर्मली हम पहले बात कर लेते हैं, थॉमसन मॉडल वगैरह मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैंने आपको पहले बोला है कि इससे सवाल आना है नहीं, और जितना मैंने बता दिया फंडामेंटल उतना ओके है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा हम लोग का है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लिख लो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जल्दी से डाल दो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डाल दो हेडिंग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जिसके सवाल भी हम लोग करने वाले आज है, सवाल मेरा 100% आज करेंगे, ठीक है। बट मैं छोटा छोटा सवाल आपसे पूछूंगा, हालांकि नीट लेवल में
इसमें सिलेबस में मैं देख लेता हूँ क्या क्या सिलेबस में इसमें है। हालांकि इतना तो कंफर्म है कि थॉमसन मॉडल तो नहीं आपका है, थॉमसन मॉडल पढ़ना नहीं है आपको है। जब थॉमसन मॉडल आपको पढ़ना नहीं है, ये नीट के देखो क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा ही होगा, उसमें एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मली मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर ज्यादा अनाप शनाप तो है नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रदरफोर्ड वाला ही पढ़ना है। अरे बात समझ में, क्या पढ़ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये हाँ बिल्कुल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिख लो, एटॉमिक मॉडल। इसके अलावा अगला फिर हम लोग आगे देखेंगे आगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इस मॉडल में एक सेटअप था। ठीक है, सेटअप वेटअप सब आप जान रहे हो, इसमें मुझे कोई खास बताने का कोई नीड नहीं है। देखिए इस मॉडल की मैं बात करूं, ठीक है, इस मॉडल की मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले जो मॉडल बोला गया था कौन सा, पलम पुडिंग वाला। उसमें बोला कि भाई एटम को हम कट नहीं कर सकते, एटम का सब, ये एटम क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम होता है। ये बात समझ में आ रही, बोलो। यस सर। हाँ भाई, मतलब मैं ये कह रहा था आपको कि किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, एटम्स होता है। इस बात का बस आप ध्यान रखिए। वो कहाँ कहा गया था, थॉमसन वाले में। बट यहां पर जब एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ ना, पूरा कहानी डिफरेंट हो गया। अब ये कहानी कैसे डिफरेंट हुआ मैं आपको बताता हूं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको भाई आप लोग जानते भी होंगे, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अलग अलग नामों से ये परिचित है। क्या ये आप जान रहे हो क्या? यस सर। बिल्कुल, आप अलग अलग नाम से इसको जान रहे हो। खैर इसमें आपको कोई परेशानी होना, मैंने ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिख दिया, या आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग लिख लो, या अल्फा पार्टिकल मॉडल, जो भी आप लिखना चाहो लिख लो, सब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा सही से, सुनिएगा सही से। यहां पर एक स्क्रीन लिया गया था, ये ठीक है, ये स्क्रीन, और स्क्रीन में आपको बता दूं, ये स्क्रीन एक्चुअल में ये स्क्रीन कैसा बना हुआ था। तो ये जो सर्कुलर स्क्रीन था ये, ठीक है, सर्कुलर स्क्रीन था, और ये स्क्रीन आपका जिंक सल्फाइड का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसको मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं ऐसे है ना, मैं कोई अच्छे से फोटो बनाता हूं। ऊपर से जब आप देखोगे तो ऊपर से देखने पर, मतलब ऊपर से देख रहे हो उसको, तो ऊपर से देखने पर कैसे दिखेगा, देखो ऊपर से जब, मैंने पहले बोल दिया भाई, ऊपर से देखने पर एक आपको सर्कुलर स्क्रीन दिखेगा। चलिए ठीक है भाई, सर्कुलर स्क्रीन है, ओके है। तो थोड़ा सा फोटो में अच्छा बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और यहां से कुछ पोर्शन हटा दे रहे भाई। क्यों हटा रहे हैं? ताकि लाइट को एंट्री भी यहां से करवाना है। ठीक है, ये कुछ पोर्शन यहां से हम हटा रहे हैं, ओके। अब यहां पर एक गोल्ड का फॉयल लगाते हैं। गोल्ड फॉयल समझते हो? यस अरे सर। फॉयल मतलब पन्नी समझ लो, होता है पतला सा पेपर। अरे यार देखा नहीं हुआ, रोटी वोटी क्या होता है ना, मोड़ के हम लोग लगता है ताकि ठंडा, एल्युमिनियम वाला फॉयल यूज नहीं करते, उसी तरह ये गोल्ड का फॉयल है। समझ में आ रहा है ये क्या, ये क्या है? गोल्ड का है ये, गोल्ड फॉयल। ये बात ओके बोलो? यस सर। ये हमारा क्या है, स्क्रीन है। ठीक, अब आप समझिए, इसमें ये स्क्रीन है और ये बना है क्या, ZNS। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर एक यहां पर ईंट लगा देता है और एक यहां, ये लेड ब्रिक्स है, टीवी जिसको आप लेड कहते हो। और यहां पर मैं बता दूं आपको कि एक्चुअल में यहां पर इसके अंदर, इसके अंदर एक्चुअल में क्या था, तो इसके अंदर था रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों लिया, सभी लोग जानते होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप में क्या होता है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है। क्या होता है बोलो? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। आई होप सेटअप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही अपने आप में अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। ओके, तो होता क्या है, देखो यहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, भाई इसका अपना वो एनर्जी वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस डाल के वो बढ़ाया जाता है, वो अपना अलग प्रॉब्लम है, मैं उसमें जाने वाला भी नहीं हूँ कुछ भी, ठीक है। यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, सभी बच्चे जानते होंगे अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहां से बिल्कुल देखो, तो बहुत सारे इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, लेकिन हमें आरा तिरछा नहीं गिराना है। आपको समझ में नहीं आया बात, मैं क्या बोल रहा हूं? अरे निकलेगा तो इधर भी जाएगा, निकलेगा तो इधर भी जाएगा, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, जो बिल्कुल सीधा चले मुझे वो पार्टिकल चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ये बेचारा सीधा चल रहा है, बिल्कुल बेचारा सीधा चल रहा है, ये सीधा जाएगा और क्या होगा, फाइनली इसको टक्कर मार देगा। ये बात समझ में आ रही, बोलो। यस सर। तो मुझे ये पार्टिकल चाहिए जो बिल्कुल सीधा चले और जाके गोल्ड फॉइल को टक्कर मार दे। बहुत पतला इसका मतलब थिकनेस होता है, लाइक बोला गया था 10 का पावर -6 मीटर के आसपास इसका थिकनेस, ऐसा इसके ऑर्डर में, ठीक है। तो ये इस टाइप के ऑर्डर में ऐसा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात हम करें आगे का हम, ठीक है। तो पहले इसको तो आप नोट कर लीजिए सारे बच्चे, डायग्राम सारे बच्चे डायग्राम इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। डायग्राम में लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बताइए कि हाँ डायग्राम में मुझे दिक्कत है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसको अच्छे से नोट करिए डायग्राम को। क्या बच्चा लोग पूरा हो गया ना? यस यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एकदम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अल्फा पार्टिकल सोर्स है, यहाँ पर इसको लेड ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है भाई, ईट ईट ईट, ठीक है, ये लेड का बना हुआ, ठीक है। और अब मुझे वो अल्फा पार्टिकल चाहिए जो बिल्कुल क्या हो, स्ट्रेट चले, मुझे उससे मतलब है। ओके, अब एक सवाल आती है, सुना भाई, कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्या आपके मन में आ रहा है कि ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बोलो बताओ, मालूम है आपको ये? देखिए ये अल्फा पार्टिकल कभी भी बोला जाए ना तो आप सिंपली समझ लो ये डबल आयोनाइज हीलियम एटम है। ओके, अब ये डबल आयोनाइज हीलियम एटम है, इसका मतलब मैं चार्ज की बात करूंगा इस पर, तो चार्ज 100% 2e होगा, डेट मींस 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 कूलम। ओके, मास की मैं बात करूं तो मास क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीज आप ये ध्यान रखें अल्फा पार्टिकल में। ओके, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। और ये मैं डायग्राम वगैरह मिटा सकता हूँ क्या, ये आपने नोट कर लिया हो तो? यस सर। चलिए इसको डायग्राम को मिटा रहा हूँ, आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इन सभी छोटे छोटे चीजों में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। और आगे का हम लोग देखते हैं, क्योंकि बेसिक मैंने बता ही दिया है। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। अब यहाँ पर मैं सीधा देखो कुछ पॉइंट्स है मैं बोलूंगा और आप उसमें फोकस करना, और कुछ रिजल्ट्स हैं जिसे मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा शांत होकर देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो मेन देखो इसमें क्या रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पूरा थ्योरी आपको बोर्ड एग्जाम में तो लिखना है नहीं, मेन रिजल्ट ध्यान है, बात खत्म। देखिए सबसे पहला यहाँ पर देखो रिजल्ट की मैं बात करूं, देखो ये तो बात कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक होगा, यहाँ पर एनर्जेटिक है, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिएगा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल get
high kinetic energy, get high kinetic energy ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया होगा तभी ये एक्सेलरेट होगा, अदरवाइज संभव नहीं है, ये आप भी जानते हो। चार्ज पार्टिकल को हम उसको मुक्का मार मार के दौड़ा नहीं सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस डाल के उसको आगे भगा सकते हैं। तो आपने लिख लिया पॉइंट, जल्दी बोलो। अल्फा पार्टिकल गेट हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू क्या बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लिया, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये बात तो क्लियर भाई, हाई काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। ठीक, चलिए अगले में लिखिएगा, नीचे लिखिएगा हाईली काइनेटिक एनर्जी चलेगा, हाईली काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल हिट्स गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल है भाई, गोल्ड फॉयल की कहानी जान रहे हो आप, ठीक है, गोल्ड फॉयल की कहानी आप बिल्कुल जान रहे हो। गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया गया था, इसका भी एक कारण था भाई। क्या है कि गोल्ड ऐसा ना कि इसको आप पीट पीट के जितना चाहो इच्छा भर इसको पतला कर सकते हो। गोल्ड का एक प्रॉपर्टी है भाई, इसको पीट पीट के जितना मतलब इच्छा के हिसाब से पतला किया जा सकता है, लेकिन हर एक को आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप पीटोगे क्या होगा, एक पार्टिकुलर थिकनेस जाने के बाद वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो गोल्ड ऐसा एक फॉयल था, इससे पतला करना किसी मेटल संभव नहीं है, इसलिए गोल्ड लिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख लिया, छोटा छोटा चीज है, कुछ इसमें खास नहीं है। देखिए मेन हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो मुझे ये बताइए रिजल्ट में आपको क्या क्या देखने को मिला। देखो रिजल्ट में ये मिला कि भाई आपने देखा ऑब्जर्वेशन की, मैं पहले बात करता हूँ। ऑब्जर्वेशन में जितने भी, यानी मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, गोल्ड फॉयल से पास कर गया। अरे ये गोल्ड फॉयल से पास कर गया, मुझे कैसे मालूम चला, कैसे मालूम चला? तो एक मैं बता दूं आपको, यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ था। ठीक है, ये गोल्ड फॉयल यहां पर आप लगा दो, वही कैमरा वैमरा ऐसा बना के। ठीक है, ये यहां लिख दो डिटेक्टर D1, एक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। दो डिटेक्टर लगा दो, लगाना चाहो तो। ये D2, एक होगा मूविंग जो इस तरफ मूव करेगा, और एक होगा स्टेशनरी फिक्स होगा। तो ये वाला फिक्स कर दो और एक कर दो मूविंग। अब मैं पूरा प्रक्रिया आपको समझाता हूं, चिंता नहीं करो, पूरा अच्छे समझ में आपको आएगा। क्या ये आपने बना लिया, फोटो में मेंशन कर लिया? बोलो। अरे गोल्ड फॉयल स्क्रीन में ही लगा देते हैं लोग, ये मूव करेगा यूं ऐसे, क्लियर नहीं है क्या? Clear है sir. क्लियर है। हाँ, जल्दी से इसको मतलब आप मेंशन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पर डिटेक्टर कैसे डिटेक्ट किया। देखो आप भी जान रहे हो उस टाइम पर ज्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। तो एक्चुअल में क्या हो कि जैसे गोल्ड फॉयल से ना अल्फा पार्टिकल क्रॉस किया, तो ऑब्वियसली एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जैसे जिंक सल्फाइड वाले स्क्रीन को हिट करेगा ना, तो यहाँ पर सिंसलेशन होगा। अब ये सिंसलेशन क्या होता है, तो सिंसलेशन होता है चमक। जैसे ये जाएगा ना अल्फा टक्कर मारेगा, तो टक्कर मारते ही क्या होगा, चमक, रोशनी पैदा होता है, रोशनी दिखता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिंसलेशन। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। मतलब मैं ये क्या कह रहा हूं कि जैसे यहां से अल्फा पार्टिकल चला, इसको हिट किया, क्रॉस कर जाता है। मतलब समझो ना, मोस्टली अल्फा पार्टिकल इसको पार कर जाता है। मैक्सिमम देखो बिल्कुल सीधा जाके, सीधा चला, सीधा जाके टक्कर मार दिया। कुछ इधर होगा, कुछ इधर जाएगा, ठीक है, कुछ बिल्कुल 90 पर चला जाएगा। रियर केस में कह रहा हूं कि भाई 10-12 हजार में कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो गया और ये वापस आ गया, गया वापस आ गया। आई बात समझ में? 10-12 हजार में एक कोई होगा ऐसा पार्टिकल जो गया, टक्कर मारा, वापस आ गया, ऐसा, ये ध्यान रखें। लेकिन मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या होगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। अब क्रॉस किया तो कैसे मालूम चला, तो जैसे क्रॉस करेगा तो यहां पर जाके होगा, यहां जाके टक्कर मारेगा। तो टक्कर मारेगा तो मुझे रोशनी नहीं दिखेगा क्या, चमक नहीं दिखेगा क्या? बोलो। तो दिखेगा। बिल्कुल, तो सिंसलेशन दिखता है, यहाँ पर एक चमक दिखता है।
इससे पता चला कि भाई यहाँ से अल्फा पार्टिकल आके यहाँ हिट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर पास करके यहाँ आ गया, ठीक है, तो इससे मालूम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में हम लोग 1-2 पॉइंट बस सीधा लिखते हैं, आपको ये सब लिखना है, बस सीधा पॉइंट लिखते चलो। नीचे लिखिएगा, मोस्टली अल्फा पार्टिकल, अच्छे से लिखिएगा, मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉयल, मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉयल। क्या यहां तक आपने लिख लिया? जल्दी से बोलेंगे। Yes, sir. मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉयल, ओके है, बोलिए। Yes, sir. मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉयल एंड हिट्स screen, hits the screen, so that scintillation appear on screen, देखो scintillation के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, तो लाइटिंग भी लिख सकते हो, लाइटिंग, चमक। scintillation appear on screen, जल्दी बोलो, ओके है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने ये देखा कि भाई मोस्टली पार्टिकल यहां से पास कर जाएगा, ठीक है। तो भाई यहां पर एक मैं ग्राफ की बात बता दूं, ध्यान से सुनेंगे, सही से यहां पर सही से देखेंगे। तो भाई इन्होंने एक ग्राफ दिया लेके, ग्राफ था कैसा? तो यहां पर था डिग्री मतलब क्या, सुनना भाई सभी लोग, यहां से चला और देखो चलने के बाद ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन होगा ऐसा। ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है ना थीटा, वो थीटा, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में कितने अल्फा पार्टिकल थे जो 60 पर गया, कितने अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ और एंगल पे गया। तो इसका इन्होंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। शांत होकर सुनेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा और आप भी ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे का कहानी हम लिखने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, ये आपका वही स्क्रीन है, ठीक है। यहां से अल्फा पार्टिकल चलना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन फिलहाल मैंने मान लिया कि ऐसे डेविएट कर गया, ठीक है, इधर चला गया। तो ये एंगल थीटा है जो कि यहां डाल दिया। जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ देखोगे कि ग्राफ एग्जैक्टली ये ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इस ग्राफ को, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और वर्सेस एंगल ऑफ जो डेविएशन होता है उसका ग्राफ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नोट करिए। लिख लिया? बोलो यहां तक। Yes, sir. चलिए मैं लिखाऊं आगे। Yes, sir. चलिए भाई, तो ये ग्राफ देखो, देख के तो ये लग रहा है कि मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, 0 डिग्री से क्रॉस कर गया। 0 डिग्री मतलब ये बहुत क्लोज है, इसके 0 डिग्री बहुत क्लोज है, यहाँ पे क्रॉस कर गया। तो नीचे लिखना शुरू करिएगा, नीचे लिखिएगा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल passes through the gold foil, most of the alpha particle passes through the gold foil, ठीक है, बोलो, passes through the gold foil, either undeviated or with a small deviation,
आइदर अनडेविएटेड और स्मॉल डेविएशन, या तो देखो मैंने बोला बिल्कुल सीधा निकल जाएगा या बहुत छोटा डेविएशन होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां तक आपने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब आगे यहां पर नीचे लिखेंगे, दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज एन अल्फा पार्टिकल इज this was expected because an alpha particle is a heavy particle and will brush aside मैंने साइड नहीं बोला, असाइड बोला है, असाइड, ठीक है। साइड, अरे एक एक करके बच्चे देखो आते हैं अभी भी। असाइड एनी टाइनी पार्टिकल, aside any tiny particle coming in its way, क्या यहां तक आपने लिख लिया? बोलो। Yes, sir. चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं एक लाइन और लिखाऊंगा। देखो ये तो भाई क्लियर हो गया कि भाई मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या होगा, सीधा निकल जाएगा, ठीक है। और आप ये जानते हो कारण मैंने बोला भी भाई क्यों, मतलब वो सीधा निकल जाएगा, एक तरफा होके कैसे चला जाएगा? कारण है वो हैवी भी तो है, तो क्या होगा, वो सीधा एटम को पेनिट्रेट करता वो निकल जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। दूसरी बात कि भाई कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे कि जो मोर देन 90 पर भी होंगे, जो लार्ज डेविएशन भी होगा, ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिख लो, सम ऑफ पार्टिकल्स डेविएट एट लार्ज एंगल, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट एट लार्ज एंगल, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट एट लार्ज एंगल। तो आप ये ध्यान रखें, कुछ पार्टिकल होंगे जो डेविएट करेंगे लार्ज एंगल पर, ऐसा नहीं कि नहीं, बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। बस छोटा छोटा पॉइंट में भी आ जाए, भगवान करे, लेकिन इस पर आना तो ऐसे है नहीं, ठीक है। अब ये देखो सीन आप ऐसे बना दो, ये गोल्ड फॉइल है भाई, अल्फा पार्टिकल चला, यू निकल गया, एक और चला, यू निकल गया, कुछ और यहां से चला, पता चला ये गया, यूं ऐसे डेविएट कर गया, ठीक है। अब देखते चलेगा थोड़ा ध्यान से यहां पर, ठीक है। अब यहां से एक और चला, ये गया, ये क्या हुआ, ऐसे यूं टर्न बैक हो गया, देखो गया था सीधा, ऐसे टर्न बैक हो गया, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी चला, यहां से गया और ये ऐसे हो गया। तो ये आप पाथ देख सकते हैं किस प्रकार का ये पाथ यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का सिचुएशन होगा, ठीक है। तो आप ये समझो कि मोस्टली पास कर जाता है, मोस्टली पार्टिकल आपका क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा, मोस्ट ऑफ अ पार्टिकल इसको क्या होता है, क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो इक्का दुक्का पार्टिकल होता है, ठीक है, जो आपका ये वापस आएगा, ये ध्यान रख लो। मतलब ये कैसा पार्टिकल है एक्चुअल में, ये आपका समझो कि 10,000 में 1 है, 10,000 में एक ऐसा पार्टिकल है, बात को समझेंगे, 10,000 में एक ऐसा पार्टिकल है जो क्या हुआ है, ये डेविएट हुआ है। आई बात समझ में? 1 in 10,000, 10,000 में एक पार्टिकल ऐसा है जो अपना ऐसा ये कर्तव्य दिखाएगा। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. इसको फोटो बना लीजिएगा और मैं नीचे लिखाऊंगा, इसमें जल्दी से फोटो बनाइए, नीचे लिखाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं। हो गया भाई, बोलो जल्दी से। Yes, sir. चलिए नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ अल्फा पार्टिकल, it was found that sum of alpha particle, ब्रैकेट में लिखेंगे, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख लिया ना, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में 1 in
1 in, पहले हम बात कर लेते हैं 90 से ग्रेटर की बात करते हैं, फिर हम चलेंगे 180 पे। तो सम ऑफ अल्फा पार्टिकल ब्रैकेट में 1 in 8000, 1 in 8000 डेविएट, लिख लिया। सम क्या लिखा, कहां था लिखा, लाइन बोलो, लाइन बोलो। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट, क्या लिखा बोलो जल्दी से, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल ब्रैकेट में 1 in 8000, लिख लिया बोलो यहां तक। यस सर। Yes. डेविएटेड, डेविएटेड और डिफ्लेक्टेड, डेविएटेड और डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। क्या ये बात ओके बोलो? Yes. यस sir. सर। अब अगला लिखेंगे आप लोग, अगला अगला यहां मैं बात कर रहा हूं भाई, ध्यान सुनेंगे। अब यहां देखो, मैंने सम बोला, कुछ पार्टिकल भाई आप गिनती कर सकते हो, लेकिन फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत कम। आई बात समझे क्या? फ्यू का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, सम और फ्यू में बहुत अंतर है कि नहीं अंतर है बोलो? Yes, sir. क्योंकि बहुत, फ्यू मतलब क्या, एकदम भाई ना के बराबर, ना के बराबर होता है फ्यू, ये ठीक है। तो नीचे लिखेंगे फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ब्रैकेट में लिखेंगे 1 in 10,000, 1 in 10,000 deflected by 180 degree, 180 degree, 180 डिग्री और 180 डिग्री और टर्न बैक, और टर्न बैक टू इट्स इनिशियल पाथ। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए तो भाई इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बकवास इस पर नहीं ज्यादा लगाना है। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, मैं उस पर चर्चा कर लूंगा आगे, ठीक है। खत्म करता है इसको, ये बकवास इसमें ज्यादा अपनी मुझे बताना है, ये आप देख चुके हो, खत्म है कहानी, इसमें ज्यादा नहीं पूछा, ठीक है। अब आप समझिए बात को, मैं कारण अब समझाता हूँ सीधा रिजल्ट पे। भाई सीधी सी बात है, पार्टिकल टर्न बैक क्यों हुआ? क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो हैवी था, मोमेंटम ज्यादा होगा, इसको तो सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये देखो गया, लेकिन फोर्सली क्या हुआ, वापस आ गया। इसका मतलब क्या है, ये कोई बच्चा मुझे बता सकता है? इसका मतलब यही है कि यहां पर इसके अंदर एक कोई ना कोई सेंटर होगा भाई, गोल्ड फॉइल के अंदर जो गोल्ड फॉइल का एटम है, ठीक, मतलब मान लो एटम इतना बड़ा है, ठीक, सीन को समझिए, पहले सीन को समझिए। तो भाई ये एटम, इसका इतना बड़ा एटम है, और यहां से ये अल्फा पार्टिकल चलना शुरू किया, ओके। तो अल्फा पार्टिकल चला तो क्या हुआ, देखो भैया ये यूं चलेगा, लेकिन इसके देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यही पॉजिटिव है, मैं फोर्स लगाएगा ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये तो मैं जान रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां से ये जाएगा एक पार्टिकल, और ये यूं, ये ऐसा यूं डेवलप कर जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, यहां से कोई पार्टिकल जाएगा, पता क्या, इसको टक्कर नहीं पाएगा, इतना हिम्मत इसके पास नहीं है कि टक्कर मार दे, ये क्या होगा, ये रुक जाएगा, ध्यान से सुनो, ये जाएगा इसके पास, रुक जाएगा, और रुक के क्या होगा, यहां से टर्न बैक हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अरे ये पार्टिकल यहां रहा होगा तो ये 100% आप जानते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, और ये फोर्स क्या होगा, धक्का मार के इसको भगा देगा। क्लियर है बोलो? Yes, यस sir. सर। एग्जैक्टली यही कहानी है। तो यहां से एक रिजल्ट देखो, मतलब पार्टिकल का 180 पर टर्न बैक, ये बता रहा है कि एटम के अंदर एक ऐसा सेंटर है जहां पर उस पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। आई बात समझ में? यस सर। इसका मतलब आप तो ये जान रहे हो कि एटम के एक अंदर क्या होता है, मतलब एक सेंटर है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लियस। समझ में आया बोलो? Yes, यस sir. सर। नीचे लाइन में लिख लो, मैं ये फालतू बकवास नहीं लिखाऊंगा, ये फोटो नोट कर लेना, नीचे की लाइन लिख लो भाई, सीधा लिख लो, सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, center of atom is called nucleus, and entire positive charge of atom
टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। लिख लिया, बोलो। Yes, sir. अच्छे से लिखेंगे भाई। सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड, सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। आई बात समझ में, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक, ठीक है भाई। तो भाई इसका नाम न्यूक्लियस पड़ गया, ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप ये समझो अगले यहाँ पायदान पे, ठीक है, अगले लेवल पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहां से कुछ और भी ऑब्जर्वेशन मिला, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन में ये मिला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में ये क्या होता है, घूमता है। क्या बात समझ में आया, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलिए। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नीचे लिखिएगा ऑब्जर्वेशन में दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ। आई बात समझ में, जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके ओके। अच्छा, आप ये कह सकते हो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा भाई, बोलिए। Yes, sir. हाँ, सर्कुलर मोशन करेगा। अब एक लफड़ा हो गया, क्या हो गया कि यहां ये सर्कुलर मोशन करेगा तो भाई इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन, भूल गया, नहीं मालूम है। The Coulomb force of attraction. कोलंबिक फोर्स क्या यहां प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो नीचे लिखिएगा, द कोलंबिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अच्छे से लिखिएगा, द कोलंबिक अट्रैक्शन बिटवीन, द कोलंबिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन provides centripetal force to electron, provide centripetal force to electron। आई बात समझ में, Yes, sir. चलिए, उम्मीद करता हूं ये ओके है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए भाई। यहां पर ये बात तो कह दिया इन्होंने बोला न्यूक्लियस क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो नीचे के बाद और लिख लो, सेंटर ऑफ एटम ब्रैकेट में न्यूक्लियस एट रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं ना रे किसी बच्चे को। No, sir. चलिए आगे बढ़ते बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो भाई न्यूक्लियस रेस्ट में है, ओनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। उम्मीद है यहां तक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा बच्चा लोग इसको, Yes, sir. चलिए बहुत सुंदर, इसको मिटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। तो भाई यहां तक का कहानी समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे का देखते हैं। भाई यहां पर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो भी कहानी था आपने देख लिया, यहां पर सब कुछ हो गया, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और यहां पर आ रही है बात, जैसे कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। इन्होंने बोला एटम क्या है, न्यूट्रल है, इंटायर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखो, एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, लिख लो भाई, एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा आपका, ध्यान रखो, एटम इज न्यूट्रल। इज इट ओके? Yes, sir. एटम इज न्यूट्रल, एटम आपका न्यूट्रल होगा, ठीक। चलिए भाई, एटम हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां तक भाई आपने देख लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई दिक्कत है कि नहीं। हालांकि इसमें ज्यादा सवाल कभी तो पूछा गया नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ कि रदरफोर्ड पे जितना सवाल हो पाए मैं भी करवा दूं इसमें। बट आप मेरे से कुछ पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकते हैं भाई। और अभी एक दो पॉइंट मेरे मन में और आ रहा है, मैं वो भी लिखवा ही देता हूं। जैसे इन्होंने क्या बोला भाई कि यहां पर ये न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या होगा, रिवॉल्व करेगा, यही बोला ना।
यस सर। ये इन्होंने बोला भी। और इनके बीच एक कूलम्बिक अट्रैक्शन होता है, बोलो हाँ सर होता है। और इसके वजह से इस पर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलेगा। और ये आता है कूलम्बिक अट्रैक्शन के कारण आता है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कह दो, फोर्स ऑफ ये कह दो, अट्रैक्शन, जो भी आप कहना चाह रहे हो कह रहे हो, वो अलग बात है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब ये रिवॉल्व अपना करेगा, ठीक। और अब चाहो तो भाई यहां पर इसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, जेड ही चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जेड जान रहे हो ना आप लोग, भूल गया। अरे भाई अभी मैं न्यूक्लियस के अंदर नहीं पहुंचा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए मैं अभी जेड पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। बस आप ये जान लो जेड इज व्हाट, जेड क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन यहां पर प्रेजेंट है उसका नंबर होता है। आई बात समझ में क्या? यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत है तो यहाँ पर आप ये लिख लो, देखो यहाँ पर जैसे लिखते हो यहाँ जेड, यहाँ ए लिखते हो, किसी भी आप भाई एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन की बात करो, ठीक है अभी। तो यहाँ पर जेड इज व्हाट, क्या है, जेड एटॉमिक को आप नंबर। कहते हो एटॉमिक नंबर, यही ना। जेड को आप यस क्या सर। कहते हो, एटॉमिक नंबर बोलते हो। सुनो मेरी बात को अच्छे से, नंबर या यही चीज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ, क्या बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो अब ये बताओ, मैं तो प्रोटॉन वोटॉन क्या होता है मैं तो जान ही नहीं रहा अभी तो ये आया भी नहीं सामने, ठीक है। तो बस ये ध्यान रख लिए, इसको है बोल रहे हैं भाई, तो यहाँ पर इतना चार्ज होगा, ठीक है। ये चीज ओके है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, एटॉमिक मास है, तो मैं वो तो अभी बताऊंगा ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं करना भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए भाई, इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और यही क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कर लेते मुझे ये बताइए कि सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r होता है। r इसका मैं रेडियस मान रहा हूं जिसमें ये घूमेगा, और यहां पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका k q1 मान लीजिए, ये वाला चार्ज ze, q2 मतलब ये वाला चार्ज ओके, और अपॉन क्या होगा, r का ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात ओके है या कोई दिक्कत है, मुझे बता दो। Yes, sir. ओके। ओके बोलिए। यस सर। चलिए एक और चीज मैं बताऊं, वेक्टर फॉर्म में भी कभी कभी आपको पूछ के परेशान किया जा सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आप जान रहे हो जेड है, और यहाँ पर रेडियल वेक्टर क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड्स होता है। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बोलो। रेडियल वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, मालूम है ये चीज, बोलो यस जल्दी सर। से। यहाँ पर कोई दिक्कत है, रेडियल वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, ओके। अब आप यहाँ देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, और इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लगेगा इस तरफ, ओके। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है या नहीं है, बोलो। Yes, sir. चलिए ठीक है, अपोजिट में। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर, पहले मैग्नीट्यूड लिख लो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहां पर मैं कह दूं कि भाई ये आर के अपोजिट में है, तो यहां पर आर के अलोंग वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप होगा, ये होता ना। अरे यूनिट वेक्टर कैसे निकाल, जस्ट वेट बच्चा लोग, ठीक हो जाएगा, रुक जाओ, बीच में एक कॉल आ गया था, जस्ट वेट। क्या अभी ओके है? Yes, sir. यस सर। बट देखो अभी ब्लड है या ठीक हो गया है, तो ब्लर है। बहुत ज्यादा है ब्लड, जल्दी बताएंगे यस मुझे। सर। कुछ अभी आ रहा है, देखो यहाँ पर क्लियर अभी स्क्रीन हुआ या नहीं हुआ है, Sir, blur है थोड़ा. थोड़ा ब्लड है, हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं रिकनेक्ट कर लूंगा, यही मुझे लग रहा है, रिकनेक्ट करना ही होगा। ओके जस्ट वेट, मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ। चकाचक
बोलो। अरे भाई बोलना। हाँ सर दिख रहा है चकाचक एकदम। क्या बात Yes, है? sir. तो आप लोग ये जानते हो या नहीं जानते हो ये बता दो मुझे। अरे यूनिट वेक्टर इसके अलोंग निकालना है, वेक्टर आर बाय उसका मॉड, ये पढ़ाया नहीं मैंने क्या? Yes, sir. तो यहाँ पर ये देख इसके अपोजिट में है, तो तू माइनस का आर कैप ही लगाएगा ना। Yes, sir. तो यहाँ क्या होगा बोल, माइनस को मैं कर लूंगा आगे, आगे कर लूंगा, क्या होगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा वेक्टर आर बाय इसका मॉड, आर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आर No, इंटू आर का क्यूब, दैट मींस क्या होगा के जेड ई स्क्वायर वेक्टर आर बाय क्या चीज आर का क्यूब। क्या ये बात ओके है बोलो? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिएगा, अभी जो लाइन लिखाया था मैंने उसमें आप नोट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम लगे मेरे से पूछिए। उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इसे नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए आगे सर बढ़िए। यहाँ के क्या है? क्या चीज? के कूलम का नियम पढ़ा है? यस सर। तो वहां पर के क्या था याद आया? क्या था जल्दी बोलो तुम्हें। के था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका वैल्यू था 9 × 10⁹ याद आया कुछ? देखो बोल नहीं रही अभी, याद आया? यस सर। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए, भूल जाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको रीज कर दूं, बोलो बच्चा लोग, मिटा दो इसको। यस सर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसी तरह पूछते रहिए, कोई टेंशन वाला विषय नहीं है, होता है सबके साथ गड़बड़ी कि हाँ भूल जाते हैं, पढ़ा है आपने भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन इतना नहीं लेना है। तो भाई एक तो ये मैंने बता दिया आपको, अब अगर अगला हम आगे बढ़ते हैं, अब आप मुझे बता दो, बेसिक कहानी हो गया यहाँ पर। अब एक दो जैसे कि पॉइंट्स यहाँ पर आता है कि भाई क्लोज गया, मतलब अल्फा पार्टिकल चला, एटम के क्लोज गया, रुका, वापस आया, तो कितने क्लोज गया, इसको हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। अब ये तो हो गया। दूसरी बात यहां पर एक बात और मैंने बोला था कि एटम का जो 99% स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, क्या मैंने बोला था बोलो? यस। तो नीचे लिखेगा, नीचे एक पॉइंट लिख लो, 99%, आप ये समझो 99.9% लिख लो, ठीक है। पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल खाली होता है, लिख लिया बोलो आप? यस सर। 99.9% पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, या आप ऐसे लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ये भी लिख लो, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी इसका अधिकांश हिस्सा खाली होता है। यानी कि प्लम पुडिंग मॉडल जो कह रहा था वाटरमेलन वाला कंसेप्ट, वो बिल्कुल बकवास था। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगला लिख लो आप लोग, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट समझते हो? क्लोजेस्ट का मतलब क्या, कितना नजदीक जा सकता है एटम के, इसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ गया बोल? Yes, sir. यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और क्लोजेस्ट अप्रोच का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और उम्मीद है कि कल यदि क्लास में लूंगा तो लगभग इसका मैक्सिमम पोर्शन मैं कवर करा दूंगा, क्योंकि कल आप जान रहे हो कि मेनली मुझे इसमें बोर्स मॉडल पढ़ाना है, और बोर्स मॉडल के आधार पे बहुत सारा चीज है मुझे बता देना है, ठीक है। बोर्स मॉडल हो जाएगा, और एक लेक्चर और आपका होगा
तो उस लेक्चर में आपका पूरा एटम इधर का पैकअप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा रहेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हमें ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है। ठीक, लेकिन आप लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि भाई नहीं कर रहे हैं, मुझे बस ये डर लगा रहता है हमेशा। ठीक है, तो आप अपना काम ईमानदारी से करिएगा तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब शांत होकर देखना, भी शांत होके ध्यान से देखना, गारंटेड आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर, यहां से अल्फा पार्टिकल चला था, सुना भाई, सुना, अल्फा पार्टिकल, इसे ये एक्चुअल में इसका रफ्तार क्या था, v था, और मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m अल्फा कर देता हूं, ये आगे गया 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 कहीं यहां पर आया। ओके, अब यहां पर ये क्या होता है कि फाइनली इसका रफ्तार देखो अल्फा पार्टिकल का, तो ये 0 हो जाता है, बाद में 0 होता है, शुरू में था बाद में रुक गया। अब यहां से कुछ डिस्टेंस ये d पर एक आपका कौन है, ये न्यूक्लियस है। क्या ये बात समझ में आया, बोलो? यस सर। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आप ये समझिए कि ये चला भाई, यहां पहुंचा, रुका। ओके, ठीक है, ये सारा कहानी ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि ये बहुत, चूंकि यहाँ ये डिस्टेंस और मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, तो ये आप समझ लो कि एक तरह से ये कहां पर है कि डी इनिशियल बोल दीजिए, ये शुरू में कहां पर था, इन्फिनिटी पर था, बहुत दूर था यहां से। ठीक है, न्यूक्लियस से। तो आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो भाई कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई के इनिशियल यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये पढ़ा है 11th में। अरे ये लिखने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। नहीं आया समझ में? एक बात मुझे बता, मेरी बात को सुन पहले, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन क्या होता है कि एनर्जी को हीट में, लाइट में, साउंड में कन्वर्ट करता है, जो रिवर्स नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं होगा। लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम है ना, वो होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई मतलब आप कुछ भी कर लो, दाया बाया कुछ भी कर लो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कभी चेंज नहीं करेगा। कब नहीं चेंज करेगा, जब मान लो फ्रिक्शन यहां पर नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन कोई चक्कर है ही नहीं एटॉमिक लेवल पर, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कभी चेंज करेगा नहीं। क्लियर है, बोलो? यस सर। चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है, वो दूसरा समझ सकता है। ठीक है, मैं ये पहले बताता हूं कि देखिए शुरू में काइनेटिक कितना था भाई, हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू वी स्क्वायर। ये इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके, बाद में क्या हो गया, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, बट ये वी यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस। अब बाद में पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, याद करें, के जेड ई है, के Q1 Q2, भूल गया क्या, के यहाँ Q1 Q2, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक मिनट, यहां पर एक्चुअल में ये जेड ई है, लेकिन ये अल्फा है, तो अल्फा का चार्ज कितना होगा ये मुझे बता दीजिए। 2 ही होगा था, भूल गए सब लोग। अरे अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो 2 ही होता है ना। यस सर। और अपॉन में क्या होगा, क्लोजेस्ट, ये डिस्टेंस, ये डी है, जो भी है ये। तो ये कंसेप्ट यहां तक देखिए, किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो मुझे बता देंगे। नो सर। देखिए या दूसरी भाषा में समझिए कि इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो भी काइनेटिक था वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। आप ऐसे भी सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप देखो, तो हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू वी स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम भाई। यहाँ 2 ठीक है, के भी ठीक है, जेड इंटू ए स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया। और यहां से आप चाहें तो क्या है, खटखट खट करके डी निकाल सकते हैं। क्या ये डी यहां से आ जाएगा, बोलिए, सॉल्व करने के बाद? यस सर। चलिए, तो एक जनरल मैंने बता दिया है, हालांकि ये इस पर आना सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन बस आप माइंड में रख लीजिए क्या कभी पूछ दिया जाए। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें, लेकिन वो नीट के लिए नहीं है, वो जेई या मेन या एडवांस के लिए है। जैसे कि इंपैक्ट पैरामीटर है, इंपैक्ट पैरामीटर भी होता है, लेकिन ये सब आपके काम का नहीं है, ये सब आपको पढ़ना नहीं है।
क्या भाई लिख लिया? यस सर। मिटा दूं? यस सर। चलिए ओके। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये थ्योरी फेल क्यों हुआ? मैंने पढ़ा दिया पूरा, खत्म है ये, लेकिन एक सवाल आया, ये थ्योरी फेल क्यों हुआ? कोई चीज फेल होता है, असफल होता है, तभी तो कोई कुछ नया आता है। बोलो क्यों फेल हुआ? फेल होने का इसका सबसे बड़ा कारण था। क्या कारण था? मैंने आपको बोला था एक्चुअल में। हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रहा कोई बच्चा, संस्कृत बोलो, तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं बताए थे। हाँ अरेंजमेंट एक तो नहीं बोला था उन्होंने, अरेंजमेंट ठीक है नहीं बोला, एक ये हो गया। तो स्पाइरली तो जाता था। बहुत बढ़िया आपने बोला बात, पॉइंट संस्कृत में एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। मैं वही जैसे इसने बोला मैं वैसे सबको लिखवा रहा हूँ। आप लोग एक करके जवाब दो, नीचे लिख लो, नीचे लिख लो। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सप्लेन। ये फेल होने का एक कारण ये भी था कि भाई इन्होंने अरेंजमेंट नहीं बोला। चलिए दूसरा कोई और बच्चा कुछ बोले। देखो मैंने ये बोला है, ये पता है क्यों फेल हुआ था इसका, मैंने ये बहुत सारा पॉइंट मैंने बोला था पहले लेक्चर में, नहीं याद है ना? सर स्पाइरली मूव करता है करके इलेक्ट्रॉन और फिर वो अंदर चले जाता है। ए न्यूक्लियस भाई में। ये नहीं था, ये ऐसा नहीं था, तो भूल गया है। मैंने उस दिन बोला था, तू भूल गया है, तू अभी कुछ भी बोला जा रहा है। ठीक है देख मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है कि सभी लोग जानते हो कि कहीं भी कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज है, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी एमिट देखिए याद करेगा। इसको आया, अभी याद आया, भूल गया था ना, बोला भूल गया था। हाँ ये सर आप बोले फिर याद आ गया। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिखो 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 लिखो, भूल जाओगे। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मान लो ये चार्ज पार्टिकल ये घूमेगा यूं ऐसे, ठीक है, तो ये घूमेगा तो क्या होगा, यहां से रेडिएशन निकलना चाहिए, क्यों? एक्सेलरेटेड है भाई, वेलोसिटी अभी इधर था, वेलोसिटी अभी इधर है, 100% इसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से निकलेगा। क्या ये ओके बोलो? यस सर। चलिए अगला नीचे लिखेगा, इसी में आप नीचे लगाता हूं, नीचे लिखेगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, दैट मींस electron revolve around nucleus, that means electron is accelerated charge particle, so that radiations या ब्रैकेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स comes out from atoms, but atom cannot radiate electromagnetic waves। सर एक बार रिपीट कीजिए ना स्टार्टिंग से। मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है, लिखिए तक, एंड इलेक्ट्रॉन is accelerated charge particle, so that radiates electromagnetic wave, but atom does not radiate electromagnetic wave। जो कोई भी एटम स्टेबल है और रेडिएशन नहीं निकलता, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यहां पर एक चीज फेल हो गया, मतलब फेल क्या हुआ, देखो कारण, मतलब देखो यहां पर इन्होंने बोल दिया भाई चारों ओर घूमेगा, लेकिन ठीक है भाई मैं मानता हूं चारों ओर घुमा रहा हूं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन सुनिए यहां पर गड़बड़ी कहां हुई। इन्होंने बोला भाई ऐसे ऑर्बिट में ये घूमेगा, भाई ये ठीक है, यहां देखो कि मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे चला,
तो आप जान रहे हो ये यहां से यहां आएगा तो देखो वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया, बोलो। भले इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला, क्या डायरेक्शन नहीं बदला, क्या बोलो? ये सब बदला। 100% इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ है। इसका मतलब यहां से क्या निकलना चाहिए था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलना चाहिए था। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, अपने आप में एनर्जी का एमिशन बता रहा है, एनर्जी निकल रहा है बाहर। नहीं आया समझ में? आगे साहब आ गया। इसका मतलब यहां से एनर्जी निकलेगा। अरे एनर्जी का खेती हो रहा है एटम के अंदर क्या? ना भाई, एनर्जी निकल रहा है तो कहीं से कहीं एनर्जी घटेगा। तो घटेगा कहां से, इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वही लॉस करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, लॉस करेगा, इसका पोटेंशियल लॉस करेगा, लॉस करेगा और लॉस करेगा और निकलेगा, फाइनली जाके इसको हिट कर देगा। और फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही हिट करेगा एटम्स बूम कोलैप्स, खत्म। एटम को ये कोलैप्स करना चाहिए था, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। ये बात समझ में आई, बोलो? यस सर। यस सर। आपने किताब में ये फोटो देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रदरफोर्ड बाबा ने ये मॉडल दिया लेके कि ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। समझ में आया? यस सर। तो पहले से आप लोग जो फोटो देखते थे, दिमाग में यही फोटो बनता होगा कि रदरफोर्ड बाबा ने ऐसा वाला मॉडल बोला है कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेगा, फाइनली जाके कोलैप्स करेगा, यही ना? बोल ही नहीं रहा है कोई। यस सर। हाँ, दिमाग में यही था। मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को कदर करता हूं, मुझे पता है ना आप क्या सोच सकते हैं। मैं भी यही सोचा था। मैं बता इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भी पहले यही सोचा था। जब आपके एज में था तो मैं भी यही सोचा कि हाँ ऐसा होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे होना चाहिए था ऐसा। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने स्टेटमेंट क्या लिखवाया कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, ये बोला है। ऐसा होगा ये नहीं बोला है। ये तो कुछ ज्ञानी बाबा ने ऐसा बता दिया। होता है ना कुछ ज्ञानी बाबा जिनके पास ज्यादा ज्ञान होता है कि अरे आपने ऐसा बोला है, तो कमी निकालने वाले कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जो कमी निकालते हैं कि भाई गए हाँ ये इसमें ये कमी है, ऐसा है, गड़बड़ी है, ये इसको फुलफिल नहीं कर रही, इसमें गड़बड़ी है। तो कुछ कमी निकालने वाले ज्ञानियों ने बोल दिया अच्छा ठीक है, रुको तुमको देखते हैं भाई। यहाँ पर ये देखो यहाँ से यहाँ घूम रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन है। अच्छा एक्सेलरेशन है तो भाई मैक्सवेल तो गलत हो नहीं सकता है। भाई मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया है कि कहीं भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। भाई यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ये एक्सेलरेटेड है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ निकल रहा है? निकलना चाहिए था यहाँ से। और निकलते निकलते क्या होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा तो एनर्जी घटेगा। एनर्जी घटेगा तो कहां से एनर्जी आएगा, पोटेंशियल से निकलेगा। तो पोटेंशियल इसका घटना चाहिए, इसका रेडियस छोटा होना चाहिए और घटना चाहिए। घटते 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 फाइनली जाके हिट कर देना चाहिए था। लेकिन कहा ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? रदरफोर्ड साहब कुछ जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इनका मॉडल क्या हुआ, फेल कर गया। आई बात समझ में कुछ? यस सर। यस सर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगी चीज। क्या भाई? यस सर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम could not explained by रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एटम का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो बहुत सारे यहां पर कारण थे जो कि यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं ये दे पाए। ठीक है, बहुत सारा था, हालांकि जो मेन था मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि अब मैं चंद सवाल आपसे पूछूंगा तो सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। क्या भाई पूछूं सवाल? यस सर। देखो मजा आ गया। अभी मैं बोल रहा था, मुझे लगा था क्लोजेस्ट अप्रोच का सवाल नहीं आता है, लेकिन पूछ दिया है सवाल। क्या शानदार सवाल पूछा। मैं आपसे पूछूं सवाल? देखो ये आपने बना लिया जिलेबी? यस सर। जिलेबी वाला फोटो बन गया, मिटा दो इसको। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ कि रदरफोर्ड साहब ने मॉडल ऐसा दिया था क्या? नो नो सर। सर। अरे ये मॉडल ऐसा दिया नहीं था, कुछ ज्ञानी लोगों ने बना दिया ऐसा। कैसा हो गया, मतलब एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने बोला था सर्कुलर ऑर्बिट, ये ध्यान रखो, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा होना। ये तो कुछ ज्ञानी बाबा का भी ये कृपा था। ठीक है, चलिए खैर कोई बात, इसको मैं मिटाता हूं। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो मिसकंसेप्शन था ना इस मॉडल के प्रति, हालांकि वो दूर हो गया होगा। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मिसकंसेप्शन को दूर करिए। मिसकंसेप्शन अपने अंदर नहीं रखना है, ये गलत चीज है। मिसकंसेप्शन आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो भाई चलो इसको हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्लोजेस्ट अप्रोच में मैंने फंडामेंटल आपको क्या सिखाया? फंडामेंटल क्या सिखाया? कोई एक बच्चा बोले, कोई एक बच्चा।
क्लोजेस्ट अप्रोच की जो कहानी आई वो क्यों आई, उसके पीछे का जो रीजन था, कारण था, वो क्या था? बच्चा बोल मैकेनिकल सकता है? एनर्जी कंजर्व करना है। अरे भाई मैं समझ रहा हूँ कंजर्व करना क्यों रुका था, तो आप ये नहीं, देखो 2-4 लाइन तो कोई बच्चा भी बोल सकता है, आप बोल दो आराम से, मुझे पता है सब होशियार है इसमें। देख यहां पर मान ले कि मैं मानता हूं न्यूक्लियस, सपोज मेरी बात को सुन, अब ये सोच ये ऐसे चलेगा, अब ये बिल्कुल इसके पाथ में, इसके ठीक सीध में आएगा ना, जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनना, ये यहां से चलना शुरू किया, कौन? अल्फा पार्टिकल, ओके, v वेलोसिटी से चला, ठीक है, चलना शुरू किया, ओके, और आप चाहो तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m ले लो, वो आपकी चॉइस है, आप m मानना चाहो m मान लो, मैंने m अल्फा माना था, ठीक है, चलना शुरू किया, तो ये यहां पर सुनो थोड़ा सा और मैं अच्छे से फोटो बनाता हूं, यहां पर देखो, यस सर, देख इसके सीध में आएगा ना, इसके सीध में आएगा तो क्या होगा, देख जैसे ही, क्योंकि देखो आप सभी बच्चे जानते हो कि कहीं भी चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज आप लेते हो तो इसके चारों एक क्या होता है, एक फील्ड क्रिएट होता है, एक हाइपोथेटिकल फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो सर जी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस फील्ड में हम दूसरा चार्ज डाल देंगे ना तो सिर्फ फोर्स लगेगा, हाँ दोनों सेम नेचर का होगा, रिपल्सिव, दोनों अलग नेचर का, अट्रैक्टिव, ये जान लो, लेकिन देखो इसका भी क्या है, इसका भी, इसके चारों क्या होगा, ढेर सारा फील्ड बनेगा, फील्ड बनेगा, फील्ड बनेगा, ओके, तो जैसे ही ये इसके फील्ड में एंट्री मारेगा, नहीं आया समझ में, जैसे ही इसके फील्ड में, देखो कल को मैं बोल दूं कि ये इसको मैंने गायब कर दिया, मैंने इसको गायब कर दिया, क्या होगा, ये v वेलोसिटी से कंटिन्यू भाग जाएगा सीधा, कोई डेविएशन नहीं आएगा, आई बात समझ में? यस सर। अब कहोगे कुछ लोग ज्ञानी ये भी होंगे, कहेंगे सर सीधा भागेगा तो ये भाई टाइनी पार्टिकल है, इसमें वेव कैरेक्टर वगैरह होगा, हाँ लगा तू, बिल्कुल होगा 100%, मैं इस बात से एग्री हूं, होगा, सीधा नहीं जाएगा, वो दाया बाया से घूमते ऊपर नीचे करते हुए डांस करते हुए जाएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं ये बोल रहा हूं कि आप पहले बात को समझो, मैं यहां पर अभी वो आपको मैटर वेव पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस एक जनरल बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको कि क्लासिकल मैकेनिक्स और ये क्वांटम मैकेनिक्स दोनों दो चीजें, हाँ ये मैं आपको कह रहा हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, उसके बहुत सारे फंडे मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगा, यूज में आएगा, जान लो, जैसे पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि भाई बाहर से मान लो सिस्टम पर फोर्स आपका 0 है तो 100% क्या होगा, मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, हालांकि आपको पता नहीं होगा, मैं पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करो, वो मेरा काम है, ओके। दूसरी बात कि यहां पर एटॉमिक लेवल पे हीट एनर्जी का लॉस नहीं होता है, कि जैसे होता है ना कि दो बॉडी आया बूम से कोलाइड किया, हीट एनर्जी क्या होता है, डेवलप होता है, ऐसा एटॉमिक लेवल पे नहीं होता है, अरे एटॉमिक लेवल थोड़ी हीट जनरेट होना भाई, तो यहां पर ऐसा नहीं, हाँ लॉस यदि होगा ना तो कोई एटम एनर्जी को खा जाएगा, अब एटम नहीं खाएगा, खाएगा उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन एनर्जी खाएगा तो क्या होगा, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो बहुत ज्यादा बेचारा एक्साइट होता है, और एक्साइट होने के बाद क्या होगा, एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जंप मार देगा, लेकिन क्या जंप मार के वहीं पर खुशहाल रहेगा क्या, नहीं, वो चंद समय का खुशहाली है, वो फिर से क्या होगा, डी एक्साइट होकर जहां था वहीं लौट जाएगा, हाँ वो उसकी खुशहाली परमानेंट कब रहेगी, जो सीधा वो भाग जाएगा, ऑर्बिट से भाग जाए, स्केप कर जाए, तो एटम आयना जुड़ेगा, ये बहुत सारा कहानी मुझे पढ़ाना है, बहुत सारी चीज पढ़ाना है, बोला ना कि मैं बातों बातों में हर एक चीज मैं बोल दूंगा, सब कुछ बस ध्यान से सुनोगे लेक्चर, आपको एक एक चीज अच्छे समझ में आएगा, तो देखो ये क्यों ऐसा हुआ कि जैसे ही इसके रीजन में एंट्री मारेगा तो भाई जा रहा है इस तरफ, लेकिन एक रिटार्डिंग फोर्स इस पर आएगा, देखो बिल्कुल, और आप जानते हो रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है कि ये इसका जो लाइन ज्वाइनिंग होता है ना, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आता है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा तो ही इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, अदरवाइज मान लो ऊपर से यूं जाएगा तो क्या होगा, यूं ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे धक्का मार देगा, तो सीधा जाएगा तभी ये चीज पॉसिबल है, ध्यान रखो, तो मान लो कि यहाँ आता गया, आता, ये रिटार्डिंग क्यों हुआ, ये इसका मैं पीछे का कारण बता रहा हूँ, और फाइनली मान लो यहाँ पहुंचा तो इसका जो रफ्तार था v डबल डैश आप कर दो 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका क्लोजेस्ट अप्रोच था, जो कि मैंने बता रखा है ये चीज, और मैंने बोला सीधा भाई कि ये जितना काइनेटिक होगा क्या होगा, पोटेंशियल में कन्वर्ट करा दो, बात खत्म हो गया, क्लियरिटी है? यस सर। चलो भाई, तो मैं इस पे और ज्यादा बकूं या आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट ओके है? कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, जल्दी से बोलिए। ओके सर। 100% मैं मान के चलूं या वाकई में थोड़ा बहुत दिक्कत है? 100%। चलिए आपने 100% बोल लिया तो मैंने मान लिया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मेरा मन बस दुखी मत करिएगा,
ध्यान रखिए। अच्छा यहाँ पर एक और चीज, ये जेड ही है और यहाँ पर आप जानते हो इसमें कितना चार्ज है, 2e होता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी आप जेड ही मत करना, ये 2e है और ये जेड ई। जेड आप समझ चुके हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसके अंदर के। चलिए, तो मेरे मन में एक सवाल आया, सवाल ये है कि ध्यान से सुनिएगा, और नीट 2016 का सवाल है, ठीक है। ये सवाल नीट 2016 का है। व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m with velocity v bombard on heavy nucleus of charge Ze। नहीं समझ में आया? नहीं ऐसा क्वेश्चन क्या? अरे हैवी न्यूक्लियस ये है, हैवी न्यूक्लियस लिख देता हूं, इस पर बॉम्बार्ड किया गया कितने से? v रफ्तार से। ओके 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 किया गया। अब बोला है यहां पर इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम न्यूक्लियस। नीचे क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बस आगे, ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा मैं नहीं लिखाऊंगा, मन नहीं करा मेरा, बस डायरेक्ट लिखो यहां पर इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच from the nucleus depends on m क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिपेंड्स ऑन m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। लिख लिया, बोलो। यस सर। और एज लिख के नीचे ऑप्शंस लिख लेना, ये आपका कौन है? अल्फा पार्टिकल, ठीक है भाई। सभी बच्चे फोटो बना लेंगे और ऑप्शंस यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, आप अपना आंसर कोड करो भाई, क्या होगा आंसर? कौन सा बच्चा सही जवाब देता है? मैं देखता हूं भाई, m², ओके, m 1/√m। बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए? ये नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, और उम्मीद है बहुत ही चिंदी लेवल का सवाल उसमें पूछा गया था, और मैंने वाकई में पढ़ाया सही से, तो आपको जवाब मिल जाएगा आपका। सी 1/m। 1/m, ओके। और कोई बच्चा कुछ बोलेगा? Yes, sir. 1/m. 1/m। ओके ओके, 1/m। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है 1/m। इसका मतलब देखो, आपने बस ये लगाया होगा कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा किसका? अल्फा का, वो चला जाएगा पूरे सिस्टम के पोटेंशियल में चला जाएगा। मतलब क्या? के जेड ई इंटू 2e, तो 2 यहां और e का स्क्वायर अपॉन ये d, यही ना। तो फर्दर आप देखो यहां पर, इसको डायरेक्ट आप एक कंसेप्ट में लगा लो, तो d आपका क्या है यहां पर? आप ये समझो ना, बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट है, d को आप ये देखो यहां से, तो m प्रोपोर्शनल 1/d आपको ऐसा दिखेगा, ठीक। या आप उल्टा पुल्टा कर दो तो d प्रोपोर्शनल 1/m आपको दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर सी सही है। समझ गए क्या? बोलिए। जवाब ही Yes, नहीं sir. है। और मैं आपको बता दूं कि ये सवाल एक बार और पूछा जा चुका है, डिट्टो ऐसे ही, बस थोड़ा सा नहीं होता है कि मतलब नमक मिर्च लगा दिया, सवाल को बदल दिया। समझ रहे बात को? अरे खाना वही है, पुराना ही, बस थोड़ा सा क्या हुआ, तड़का लगा दिया, नया कुछ बन गया, बस वही चीज है। यहाँ पर देख, क्वेश्चन था, पूछा गया था 2010 में पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या था कि एन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी 12 MB², ओके, bombard a heavy nuclear target of charge Ze। समझ में आ रहा है? बोलो, बॉम्बार्ड गया। तो क्वेश्चन वही है, बोला है देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो देखो उसमें बस ऑप्शन बदल दिया, केवल यहां किया 1/Ze, ठीक है, 1/Ze। आप ये समझो, तो खुद यहाँ देखो, मैं समझाता हूँ। देखो ये पहला तो ये खत्म आपका है, मैं अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पर। देखो समझ में यहाँ भी आ जाएगा, कोई टेंशन का विषय नहीं है। देखो ऑप्शंस इसमें कैसे है, यहाँ पर है 1/Ze v², ओके, 1/m और 1/v का पावर 4। बताइए कौन सा करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा? बताइए। 1/m ही तो होगा, सी होगा। कोई ऑप्शन सही नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है, सी। देखिए
ये सवाल पूछ के बार बार बेवकूफ बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बोलिए। यस सर। तो फिर तो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान रखें। सवाल इस पर आ जाए तो आप बना लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक ध्यान रखिएगा और आपका काम है कि सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए, नीचे का क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको भी हम डील कर लेते हैं। इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन लिखिएगा सही से, 2009 नीट में आया था, बस ऐसे क्वेश्चन देख लेते, देख दो। इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट when a projectile of charge Z1, I will repeat question, in a Rutherford scattering experiment when a projectile of charge बोला है Z1 है, चार्ज Z1 and mass M1, चार्ज Z1 and mass M1, कर लिया, बोलो बोलो, बोल ही नहीं रहा कोई। सभी बच्चे का यदि हो गया होगा तो एक अच्छा सा जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताएं, क्या आपने यहां तक नोट कर लिया? जल्दी बोलो भाई। यस सर। क्या मुझे लाइन फिर से रिपीट करना होगा या मैं आगे बढ़ूं? बोलिए, क्या कहते हैं आप लोग? सर हो गया है। चलिए तो आगे लिखिएगा। मतलब था इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 एंड मास M1 अप्रोच कर रहा है, अप्रोचेज अ टारगेट न्यूक्लियस। मुझे लग रहा है सवाल ये भी अभी भी वही सवाल है, वही सवाल है अभी भी। अप्रोचेज अ टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z2 एंड मास M2, लिख लीजिएगा मास M2। क्या आपने लिख लिया, बोलो? M2 हो गया, बोलिए। यस सर। चलिए आगे लिखेंगे, आगे ब्रैकेट क्या हो, यहाँ हो गया ना, कॉमा करके आगे लिखो, कॉमा करके आगे लिखो, M2 के बाद कॉमा करके। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अच्छे से आगे लिखना, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज R0, लिख लिया, R0 लिख लिया, बोलो R0, क्लियर है, बोलो। यस सर। आगे लिखो, आगे लिखो, आगे यहां है द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल कौन है? अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को फेंका है आपने, तो लिखो यहां पर द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। उम्मीद है यहां तक आपने लिख लिया होगा। और अब ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखिए भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 इंटू Z2, मतलब बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लोग लिख लो पूरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, क्लियर, बोलो। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके, इसके प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन बी बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, Z1, लिख लो भाई पूरा लिख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z1। ऑप्शन सी लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ठीक है। ऑप्शन सी लिखो, ऑप्शन सॉरी डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1। जल्दी बताइए। सर ऑप्शन ए। सर ए हो सकता है। ए। सर फर्स्ट।
सोचिए जरा। बताइए। सर वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आप लिखोगे तो लिखते हो ना 1/2 होता है ना 1/2 मास ऑफ अल्फा यानी m1 इंटू क्या चीज v², ये लिखोगे आप, ठीक है। तो यहां पर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या है, m1 के प्रोपोर्शनल है। देखो है क्या, ये चलेगा? बताइए, जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का, बोलिए। यस सर। क्या ये सही है? ऐसा लिखना सही है, बस मैं आपसे ये बोल रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा ऐसे, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है तो कुछ सोच के ही लिखा है, यहाँ पर कोई गलत नहीं लिखा है, सोच के लिखा है मैंने। आखिर मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, बोला ना द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, आप इसको फेंक रहे हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी से इसको फेंकोगे, इसका एनर्जी क्या होगा, इसका मतलब इसके हिसाब से तो मतलब यहां पर आपका ये m1 के प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं लिया, बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं और ये बताऊंगा, इसको खत्म करूंगा। आप यहाँ कह रहे हैं कि क्लोजेस्ट अप्रोच की आप बात करिए, तो क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पर क्या करोगे, कैसे करोगे? तो भाई यहाँ पर आपने बात किया क्या चीज, जेड क्या लिखते हो, ई Z1 हो जाएगा, सीधा K Q और Q2 कर दो, हटाओ दिमाग नहीं लगाना, Z1 Z2 यानी Q1 Q2 और बाय क्या होगा, आपने बोल दिया R0, ये आपका मतलब ऐसा एक्चुअल में है, तो ये आप एक्चुअल में ये आप लगा रहे हो, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में क्या है, ये सर काइनेटिक एक्चुअल में क्या एनर्जी है? ऑफ अल्फा पार्टिकल। हाँ, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, नहीं ऐसा तो हम नहीं कह पाएंगे। अब आपको मैं सर बताता हूँ, बात कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दोनों के बीच का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखिए सीन एक्चुअल में क्या होता है ना कि देखो यहाँ पर मुझे ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, मैं ये भी मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये मान लो नहीं दिया, लेकिन ये ऑप्शन है, ये प्रेजेंट देखो, आप देख लो ना, बोला है यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है भाई आप फेंकेंगे तो ऐसा होना चाहिए था, एनर्जी यहाँ पर एमवी का टर्म ये आना चाहिए था, ठीक, लेकिन नहीं दिया है, लेकिन ऐसा क्यों? आपने जो बोला है Z1 Z2 यहाँ प्रोपोर्शनल होगा, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। सर क्योंकि क्लोजेस्ट अप्रोच में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। हाँ चेंज हो जाता है, चलो ठीक है, एक आपने बात बोला चेंज हो जाता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर मैं ये बता दूं, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की बात बोला ना कि एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एक्चुअल में कहां से आया, तो एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ पर ये क्या है, जो क्लोजेस्ट अप्रोच जो भी आपका काइनेटिक था वो कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, वो तो आपका क्लोजेस्ट क्या होगा, अप्रोच में चला जाता है। तो हालांकि यहाँ पर बस ये देखो, हालांकि यहाँ पर मैं लिखूं तो ये ऑप्शन मेरा गलत नहीं होना चाहिए था। यस सर। मास की बात करो तो मास तो इस बेचारे का फिक्स है नहीं बोला, बोलो, यस सर। तो मास यहाँ पर इसका फिक्स है, मास इसका क्या है, m1 तो भाई अल्फा पार्टिकल है, m1 मास तो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका फिक्स होगा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है भाई, ध्यान से सुनिए सही से, यहाँ पर जो सीन एक्चुअल में रहेगा वो क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ पर K Z1 Z2 अपॉन R0, आप ये लिखते थे क्या चीज, ध्यान सुनिएगा, आप लिखते हैं हाफ m क्या चीज v का स्क्वायर, ये ध्यान रखिए, ये चीज आप ऐसे लिखते हो, तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है आप इसके इक्वल कर दो, कोई बात नहीं, इक्वल मैंने कर दिया, K कांस्टेंट है, R0 कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा प्रोपोर्शनल क्या चीज K अल्फा, ये क्या होगा प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर Z1 Z2 होगा, ये मैं जान रहा हूं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पर m1 यहाँ पर क्या है, m1 जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है ये तो हमारा अपने आप में ये कांस्टेंट होता है, कोई दिक्कत है बोलिए? नो सर। नोट कर लीजिएगा।
लेकिन ऐसे देखोगे ना तो ऐसे मुझे एक चीज मैं ये बोलूंगा आपको कि मुझे ये भी ऑप्शन कोई गलत नहीं लग रहा था, समझ रहे हो बात को? यस सर। क्योंकि ऐसा, क्योंकि यहाँ देखो ना आप बोलते हो काइनेटिक जी भाई एम को हम यहाँ एम रखेंगे अलग, तो होना चाहिए था अलग, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, ठीक है, होना चाहिए था ये भी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में एक अलग सेंस में यहाँ पर लिया गया कि M1 को भी आप कांस्टेंट ले लो तो आपको दिखेगा जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, केवल वो इस पर डिपेंडेंट रहेगा, ऐसा रहेगा, ये बोल रहा है सर। ओके बताइए, जवाब नहीं आ रहा, चलो जल्दी से बोलो। ओके है? यस सर। चलिए तो यहां तक ओके है, इसको खत्म करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि भाई एक्सरे वगैरह, एक्सरे अभी तक पूछा नहीं गया, हालांकि ये एक्सरे का जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो 2001 में ये लास्ट क्वेश्चन आया था, लास्ट में ये 2001 में क्वेश्चन आया था एक्सरे का। तो बच्चे लोग आप लोगों को मैं एक्सरे पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, मैंने बोला है पढ़ा दूंगा श्योर एकदम। अब सवाल आए या ना आए वो अलग इशू है, ठीक है। तो खैर छोड़िए, हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं। और अगले क्लास में आप लोग का क्या रहेगा मालूम है? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल रहेगा। तो अभी मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल पूरा करवा दिया है, आपका अगला काम क्या है कि घर पे जाइए अच्छे से इस मॉडल को देख लीजिए, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मिले आप उसको खोजिए, ढूंढिए, बनाइए, पढ़िए उसको अच्छे से। जब आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, सवाल बनने लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10:30 तक क्लास है, ठीक है, लेकिन आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा एक बगल में एक ट्रेजरी हो गया है, ठीक है, ट्रेजरी मतलब कोई गुजर गए हैं तो जाना होगा, थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे साथ समस्या है क्योंकि हर एक चीज को सोसाइटी में रहने के बाद देखना पड़ता है, ठीक है, ये आप भली बातें समझ रहे हो क्या भी? यस सर। बिल्कुल, सोसाइटी में बहुत रहना पड़ता है, तो अब बहुत सारा चीज होता है, मतलब लेके चलाइए। मैं बाहर रहता तो 10 है, सारा 10 छोड़ो ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप परेशान हो जाते हो, क्लास मतलब है सर छोड़ दो, अब छोड़ो सर हो गया, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। लेकिन होता है कभी कभी ऐसा रहता है सिचुएशन, क्या करूँ, सोसाइटी में रहने के बाद बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है यहाँ पर। अब थोड़ा सा कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो भाई रूठना मनाना बड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, ये चीज सही नहीं लगता है। तो थोड़ा सा है, देखते हैं अभी क्या है, ठीक है चलिए। तो बाकी आप लोग एकदम मस्ती करिए, लेकिन आपका जो काम है मालूम है ना क्या है कि आप रदरफोर्ड मॉडल को रिवाइज कर लेंगे, बोर्ड मॉडल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, हालांकि आपने पढ़ा है 12th में, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, मैं ये कह रहा हूं बात, ठीक है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका बहुत सारा कंसेप्ट ओके हो जाएगा। इवन मैं बता रहा हूं कि आप देखेंगे ना तो आपको बोर मॉडल में भी एटम को स्टेशनरी माना है, रुका हुआ माना है, आई बात समझ में? यस सर। स्टेशनरी माना है, लेकिन रियलिटी में पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट में है बोलो? नो सर। कोई रेस्ट में नहीं है। पहले आपने पढ़ा होगा सन को हम रेस्ट में लेते हैं, सन रुका हुआ, यही बोलते थे ना कि सन रेस्ट में, उसके चारों पृथ्वी घूम रहा है। लेकिन बाद में मालूम चला अरे भाई सब मूविंग है, सन भी मूविंग है, सन भी भाग रहा है, सब भाग रहा है, कोई रुका हुआ नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, क्या ये बात ओके है? यस सर। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, फिलहाल के लिए यहीं तक हम लोग का साथ है। और फिलहाल के लिए सब लोग बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।